सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो बच्चे अभी क्लास 11th में न्यू हैं उनके लिए तो चैप्टर भी न्यू है, उनका दिमाग पूरा प्रॉब्लम से भरा है। और जो रिवीजन कर रहे हैं उनका रिवीजन बहुत बेस्ट होगा। तो अगर आप मेरी बात मानें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम कुछ मिनटों में ख़त्म कर देंगे, वो भी पूरा समझ के, इससे क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ। बस आप ये 5 पॉइंट मेरे साथ पढ़ लीजिए वीडियो को विदाउट स्किप करे हुए, और तो ये चैप्टर आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम बात करें अपने चैप्टर की, तो जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम की नॉलेज होनी चाहिए कि जो चैप्टर है वो है किसके बारे में, क्यों, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्या है, तो चैप्टर के नाम का जो डिस्कशन है अभी हम थोड़ी देर बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले बात करें हम इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है, जो कि चैप्टर के नाम का पहला हिंट भी है। तो इकोनॉमिक्स से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम ह्यूमंस हैं इसमें हम केवल पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को स्केर्स प्रॉब्लम पे। तो स्केर्स का मीनिंग क्या है, तो स्केर्स का सिंपल मीनिंग ये है कि जब जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज होती है, हमारी रिसोर्सेज मीन जिसका कंजप्शन हम करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है ना, उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए, उनकी संख्या कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसी होती है, लिमिटेड होती है। पर जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या, समझे नहीं आप अच्छे से। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बढ़िया सा, जैसे कि हाँ, अगर हम बात करते हैं कि एक छोटा सा एरिया है जो कि अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो अगर उस एरिया के अंदर एक आम का पेड़ है, मतलब मैंगो ट्री है, और उस टाइम वहाँ पे केवल 5 परिवार रहते हैं, और पेड़ से इतने फल आ जाते हैं कि पांचों परिवार का पेट भर जाता है और किसी में किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होती। पर 2 साल बाद पेड़ वहीं है, पेड़ की संख्या नहीं बढ़ी, पर वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। अब वहाँ से 10 घर से लेकर अब 40 घर हो चुके हैं। तो क्या अब आम सबके लिए लिमिटेड होगा, नहीं ना। अब क्या हुआ इस केस में, हुआ जो रिसोर्सेज था वो तो लिमिटेड था, पर जो उसके कंजप्शन करने वाले लोग थे वो कैसे हो गए, अब अनलिमिटेड हो गए। कैसे हो गए, अनलिमिटेड भी नहीं हुए हैं, पर उसके उसके रिलेशन में स्केर्स हो गए हैं। इसी रिलेशन को हम स्केर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो स्केर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और वांट्स क्या होती है, डिमांड क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख के चलेंगे। हाँ, हम एक और बात, हम यहाँ पे पूरी करेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस हम हिंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिंट लिखेंगे, जिससे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमें पता हो कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो स्केर्स मीन्स क्या होता है, स्केर्स मीन्स रिसोर्सेस आर लिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन रिलेशन, किसके रिलेशन में, इन रिलेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। दिन पे दिन जनसंख्या बढ़े जा रही है पर रिसोर्सेस हमारे नहीं बढ़ रहे। क्या पेट्रोल के खदान बढ़े, नहीं। क्या पेट्रोल के खदान बढ़े, नहीं, ठीक है ना। पर हमारी जो संख्या वो क्या हो रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो ये तो हमारा स्केर्स का मीनिंग। और उसके बाद तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, ये जो वर्ड हमारा चैप्टर है या ये पॉइंट हमारा, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो चलो पहले बुलेट पॉइंट को ख़त्म करते हैं और इसके बाद इसका आंसर भी फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक ख़त्म होने जा रहा है, अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, क्या होती है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। क्या है, इकोनॉमी क्या है, एक तरह से साइंस है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसका साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर का जानना उसके बारे में। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का साइंस कैसे है, मतलब कैसे, ह्यूमन तो बहुत सारे हैं, मतलब ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमन इंडिविजुअल है, ह्यूमन ही प्रोड्यूसर होता है, ह्यूमन ही कंज्यूमर होता है। तो हाँ वही है कि ये साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का, कंसर्न विद द अलोकेशन, कंसर्न विद द, आप कॉपी किताब लेके बैठिए साथ साथ, जिससे कि आपको आलस भी ना आए वीडियो देखते हुए और आप कुछ सीख भी जाएं। एलोकेशंस ऑफ स्केर्स मीन्स, वही आ गया ना यहाँ पे स्केर्स वर्ड, तो हमें पता चल गया स्केर्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, एंड रिलेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है ना। और क्या होते हैं, ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, हमारे अनलिमिटेड होते हैं। तो लिखिए, एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स इन सच अ मैनर्स, मीन्स इन सच अ मैनर, कैसे मैनर में,
तो वो पढ़ेंगे। जो हमारा कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर किसे कहते हैं? कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फाइंग हिज वांट्स। अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप कहलाओगे कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कंज्यूम करता है किसको? गुड्स को या सर्विस को, किसी भी गुड्स को या किसी को सर्विस को क्या करने के लिए? अपने वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन एलोकेशन, हाँ, डैट सच इन अ मैनर कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज वांट्स। ये कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर वांट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्केयर्स। अगर मैं कहूँ जो हमारा आम का पेड़ था, अगर उस पे जब 10 घर थे तो उसको इतना बोझ नहीं था उसके ऊपर, पर अगर वो वहाँ पे 40 घर बढ़ गए तो क्या हुआ? अब वो जो हो गए कंज्यूमर, क्या हुआ उसके? उन्होंने अपने वांट्स को मैक्सिमाइज़ कर लिया, जिसके रिलेशन में जो आम का पेड़ था वो क्या हो गया? लिमिटेड हो गया, या उनकी पूर्ति नहीं कर पाया, जिससे कि वो स्केयर्स कहलाएगा। ठीक है। और जो प्रोड्यूसर मतलब कौन? तो प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन, ठीक है, हु कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू अ गुड्स। ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल्स को अच्छे गुड्स में चेंज करने वाला पर्सन ही क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है। या आप सिंपल कह दो, प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, ऐसा पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता हो, क्या कहलाता हो? वो प्रोड्यूसर कहलाता है। ठीक है। दे वांट्स प्रोड्यूसन कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या मैक्सिमाइज कर सकता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो सोसाइटी क्या करती है? तो हमारी सोसाइटी क्या करती है? वो सोशल वेलफेयर को, जो सोशल वेलफेयर मतलब क्या? तो सोशल वेलफेयर का मतलब है कि समाज के प्रति अच्छे कार्य, जैसे कि पार्क बनवाना, ये सब करना। ठीक है। तो एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर, या इट्स सोशल वेलफेयर। ठीक है। बस यही थी हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, ये थी हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। तो अगला पॉइंट जो हमारा रिलेटेड है, ये नहीं से आप अभी होल्ड पे रखो, इससे पहले हमारे एक दो पॉइंट है। ठीक है ना, जो स्कैरसिटी है वो कैसे आती है? स्कैरसिटी आती कैसी है? तो स्कैरसिटी होती है चॉइस से। किससे पैदा होती है स्कैरसिटी? चॉइस से। अगर हम उस आम के पेड़ की बात करें, अगर उन 40 घर में से केवल 15 घर को आम चाहिए, 15 घर की चॉइस क्या है? आम है, और बाकी सब और कुछ चाहते हैं, बाकी सब और कोई फल चाहते हैं, तो क्या वहाँ पे स्केर्स होता? नहीं होता। तो जो स्केर्स आता है वो कहाँ से आता है? चॉइस से। ठीक है ना। और चॉइस क्या होता है? तो चॉइस एक प्रोसेस है सिलेक्शन का। चॉइस क्या है? प्रोसेस है सिलेक्शन का। अवेलेबल लिमिटेड वांट्स में से निकालना, या अल्टरनेटिव में से चूज़ करना अच्छे गुड्स को, जिसकी वो यूज़ कर सकता है। ये था हमारा चॉइस। ठीक है, ये क्या था? हमारा चॉइस था, और हमने स्कैरसिटी भी अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने पॉइंट्स की। सेकंड पॉइंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में ना आया पॉइंट, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे विचार जरूर रखें। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट को भी ख़त्म करते हैं पढ़ के। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमें अपना सिलेबस जल्दी पूरा करना है। ठीक है ना। अगर आपको ब्रीफ नोट भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर वापस एक ब्रीफ वीडियो दोबारा से बना दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो बस आप यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ने वाले हैं दोनों की, क्योंकि जो हमारी 11th क्लास है वो केवल पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, और जो हमारी 12th क्लास है वो किस पे बेस्ड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और कुछ सालों पहले ये दोनों एक साथ कंबाइन थे, पर अब अलग अलग कर दिए गए हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं, ध्यान देते हैं, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो आप ये पॉइंट अक्सर पेपरों में आते हैं, ये जो दो पॉइंट हैं ये अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन के आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताओ, या पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताओ। और कभी कभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक में भी आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो कि जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो पढ़ता है किस लेवल पे? इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, किस लेवल पे वो बात करता है? केवल इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है। ठीक है ना। और इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? जो माइक्रो इकोनॉमिक वर्ड आया कहाँ से? जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, ये रहा माइक्रो हमारा इकोनॉमिक्स। तो ये कहाँ से आया, मतलब कैसा पैदा हो? ठीक है ना। तो ये
ओरिजिन है किसका, ग्रीक वर्ड का। ये इंग्लिश वो है ओरिजिन इसका, पर इसका ओरिजिन कहाँ से था, ग्रीक वर्ड से। ध्यान से देखना कहाँ से था इसका ओरिजिन, ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड में क्या मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो देखो आपको एक तरीका बताता हूँ सिंपल याद करने का, माइक्रो का और मैक्रो का। अभी उसकी तरीके के बाद बात करेंगे, उससे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ग्रीक वर्ड, क्या है, ग्रीक वर्ड से आया था। और ग्रीक वर्ड क्या था उस टाइम, हमारा ये माइक्रो नहीं था, हम उसे यूँ ही लिखते थे वहाँ पे, माइक्रोज। क्या लिखते थे, माइक्रोज। और माइक्रोज का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ग्रीक वर्ड में क्या मतलब था इसका, स्मॉल। ठीक है, ये था माइक्रोज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली आप इस आई को देखिए, क्या देखें, इसको आई को देखें और याद कर लें कि किस पे बात करता है। तो हमेशा ये किस पे बात करता है, इंडिविजुअल पे। किस पे बात करता है, इंडिविजुअल पे। तो मैक्रो में ए किस पे बात करता है, मैक्रो। ये देखो इसमें केवल यही चेंज है। तो ए क्या डिनोट कर रहा होता है, एग्रीगेट लेवल, क्या, बड़े स्तर पे, एग्रीगेट लेवल। आई क्या, इंडिविजुअल, और ये क्या, एग्रीगेट लेवल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ए क्या दिखा रहा होता है, एग्रीगेट लेवल, और आई क्या दिखा होता है, इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, तो इससे ही हमारा काम आसान हो गया। और ये भी तो किसका ओरिजिन है, ये किससे बन के आया हमारा, ये भी ग्रीक वर्ड से आया। ये भी किससे आया हमारा, ग्रीक वर्ड से आया। और ग्रीक वर्ड वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे क्या था, मैक्रोज। जैसे बोल रहा है वैसे ही लिख रहा है, मतलब मैक रोज। जैसे अगर छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलते हैं ना कि मैक्रोज लिखो, तो वैसे ही देंगे मैक्रोज। तो ग्रीक वर्ड में भी सेम टू सेम ऐसे मैक्रोज था। और वहाँ पे क्या मतलब था मैक्रोज का, तो मैक्रोज का मतलब था लार्ज। क्या था, लार्ज। माइक्रो का मतलब स्मॉल था और लार्ज था। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट मिल गया। क्या पहला पॉइंट मिल गया इनके बारे में बताने के लिए, कि जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, या ये जो वर्ड्स हैं वो कहाँ के वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। और जिनका मतलब है, माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज। ठीक है, तो और बातें करते हैं इनके बारे में, माइक्रो और मैक्रो के बारे में और बातें करते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है ना, आप जो डेफिनेशन लिख रहे हो बच्चे लिखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है वो सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जितने भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स है, मतलब कि प्रोडक्शन करना, कंजप्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब किस लेवल पे देखती है, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करती है। जैसे अभी हम जो पढ़ेंगे ना पूरी बुक में, वो केवल इंडिविजुअल लेवल पे होगा। तो इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या है, जैसे कि एन इंडिविजुअल फर्म, किसी एक इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे हम, कि उसका प्रोडक्शन कितना, उसका कंजप्शन कितना है। ठीक है, या हाउस होल्ड लेवल पे बात करेंगे, ठीक है ना, घरेलू स्तर पे बात करेंगे अपनी। तो इसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें हमने पहला पॉइंट याद रखना, हम बात कर रहे हैं स्टडी की। किसकी बात कर रहे हैं, स्टडी की। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द इंडिविजुअल लेवल पे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द एग्रीगेट लेवल, या इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमिक एज अ होल का मतलब क्या है, पूरे जो हमारा जो संसार में जो पूरी इकोनॉमी का पढ़ाई जाती है ना, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उस इकोनॉमी की पढ़ाई करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इसमें इंडिविजुअल लेवल बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है हमारी, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होती है, उसे थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। छोटे लेवल पे जो फर्म होती है वो अपना प्रोडक्शन क्या देख के करती है, अपना प्रॉफिट देख के करती है। और प्रॉफिट को कैसे डिसाइड करते हैं, अपने प्राइस के हिसाब से डिसाइड करती है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो बेसिकली कंसर्न होती है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। मीन्स उसका आउटपुट क्या है और उसका प्राइस क्या है, ये रिलेशन कौन पढ़ता है, याद रखना। किस किस का रिलेशन बोला इसने हमें, आउटपुट का बोला है एंड प्राइस का रिलेशन बोला है। ये पढ़ते हैं हम किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, छोटे लेवल पे। पर वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे जनरल प्राइस, यानी कि इंडिविजुअल फर्म की इंडिविजुअल प्राइस अपना तय कर रहे हैं। अब ये फर्म कैसे तय करती हैं, ये फर्म तय करती हैं अपने खर्चे के हिसाब से। पर ये फर्म क्या यूज़ करती हैं, जनरल प्राइस वाला फॉर्मूला यूज़ करती हैं, कि जो फॉर्मूला सबने यूज़ किया वही फॉर्मूला हम भी यूज़ करेंगे। मतलब क्योंकि ये कैसे लेवल पे होता है, इकोनॉमिक एज अ होल होता है, पूरे संसार पे होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक होती है। ये जो माइक्रो स्टडी होती है, ये एज्यूम कर लेती है कि जो मैक्रो के वेरिएबल्स होंगे वो क्या रहेंगे, रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना भी एग्रीगेट आउटपुट होगा जो दिया होगा, ठीक है ना, हम पढ़ रहे होंगे, उसे हम डायरेक्ट कांस्टेंट मान लेंगे, उसे मान लेंगे कांस्टेंट। और फिर सेम का मैक्रो भी करता है। मैक्रो लेट करता है, ये भी रिमेन कांस्टेंट मान लेता है। क्या मान लेता है, रिमेन कांस्टेंट, किसे, माइक्रो वेरिएबल को। तो हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि माइक्रो
माइक्रो क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो एज्यूम डैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम डैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें चलाते कौन है? तो इसे जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है उसे चलाती है मार्केट फोर्सेस। हम मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, आपको उससे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे मार्केट फोर्सेस चलाती है किसे, माइक्रो इकोनॉमिक को। तो मैक्रो को कौन चलाती है? तो मैक्रो को हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज चलाती हैं। कौन चलाती हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज इसे चलाती हैं। ठीक है, बस इतना था इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। अगले टॉपिक क्या है हमारे? एक तो हमारी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड जो दूसरी हमारी है वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमिक्स, पहली पॉजिटिव है, दूसरी नॉर्मेटिव है। तो पॉजिटिव का जो पहला पॉइंट है, तो पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि फिगर्स एंड फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? फिगर्स एंड फैक्ट्स पे। मीन्स अगर आप जो बात कह रहे हैं उसके पास आपकी फिगर भी होनी चाहिए, उसका फैक्ट भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, जितनी भी अपने अंदाज़ा लगा दी, 130 करोड़ 135 करोड़, ठीक है ना, जितना भी आप अंदाज़ा लगा दो, तो आप पे उसका एक फिगर होना चाहिए, आप पे एक रिजल्ट होना चाहिए कि हाँ मैं इस बेस्ड पे कह रहा हूँ। पर तो इसमें क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन फिगर एंड फैक्ट्स। छोटे छोटे पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बाकी आप अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, फिगर एंड फैक्ट्स। और ये किस पे बेस्ड होता है? नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव केवल किसी इकोनॉमिस्ट किसे कहते हैं? जो इकोनॉमी का ज्ञानी हो, ठीक है ना, तो उसके केवल ओपिनियन या सजेशन होते हैं। बेस्ड ऑन लिख देना, बेस्ड ऑन ओपिनियन और सजेशन, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होते हैं? जनरली ओपिनियन और सजेशन पे बेस्ड होते हैं, किसी इकोनॉमिस्ट पे। ठीक है, तो क्या सजेशन बेस्ट है या ओपिनियन बेस्ट है या फिगर्स एंड फैक्ट बेस्ट है? ठीक है, तो इसके बारे में, इसके रिलेटिव से और कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो बात करता है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है, उसके जो रिलेटेड किससे होते हैं? वो रिलेटेड किससे होते हैं? जो बातें चल रही होती हैं, या तो रिलेटेड होंगे प्रेजेंट से, या पास्ट से, या फ्यूचर से। मीन्स अगर उसने पॉपुलेशन बताई तो उसने क्या देख के बताई? पास्ट देख के बताया होगा, फ्यूचर देख के बताया होगा, कुछ तो रिपोर्ट होगी उसके बाद, या उसने वो प्रेजेंट की बता रहा होगा। ठीक है, तो उस पर क्या होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं किससे? प्रेजेंट, पास्ट हो या फ्यूचर से। सेम एज जो नॉर्मेटिव होती है वो किससे रिलेटेड होते हैं? तो ये सब केवल इकोनॉमिक इशू होती हैं। क्या होती है? इकोनॉमिक इशू। मीन्स अगर इस टाइम कोविड-19 चल रहा है तो बस उस पर अपनी सजेशन दे देंगे कि आप ये लगा दो, लॉकडाउन लगा दो, तो इससे कुछ कंट्रोल में आएगा। तो ये क्या होते हैं? केवल इकोनॉमिक इशू पे बेस्ड होते हैं। ये इकोनॉमिक इशू लिख लो, या हम इसे कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, या आप इसे कह दो इकोनॉमिक्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट पे क्या है? तो थर्ड पॉइंट पे है कि ये जो हमने स्टेटमेंट दी थी, तो अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था? इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि इसमें हमने कोविड-19 का एग्जांपल लिया, तो इसमें हमने एग्जांपल लिया था पॉपुलेशन का। तो एक बात बताओ, क्या वो बंदे ने जिसने पॉपुलेशन में बताई, क्या उसने सही बताई है? नहीं ना। या उसने गलत बताई है? नहीं ना, हमें कुछ नहीं पता। तो इट मे बी, ये क्या हो सकता है? इट मे बी ट्रू और फॉल्स। किसके रिगार्डिंग ट्रू और फॉल्स होता है? अपने फिगर्स एंड फैक्ट के बदले। जो आपने फिगर या फैक्ट्स बताए हैं उसके रिगार्डिंग ट्रू या फॉल्स भी हो सकता है। कौन सा इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसके दो पहलू जरूर होते हैं, या तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं या तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो नॉर्मेटिव में क्या होता होगा? नॉर्मेटिव क्या ट्रू होता है या फॉल्स होता है? तो नॉर्मेटिव कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बस ये तो सजेशन है। ये क्या है? सजेशन है। सजेशन जो बंदा दे रहा है उसके हिसाब से सही है, आपके हिसाब से सही है, गलत हो सकती है। आपके हिसाब से सही है, गलत हो सकती है, पर जो दे रहा है उसके हिसाब से सही है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा, हाँ आप पढ़ो, पर अगर आपका मन ही नहीं है पढ़ने का अंदर से, तो आपको तो सजेशन गलत लग रही होगी। तो इसलिए ये से हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ट्रू और फॉल्स के टर्म में, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो होता है हमारा, हम इसमें और भी कह सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी में कि ये जो हमारे फिगर एंड फैक्ट थे, हम ये वेरीफाइएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरीफाइएबल होते हैं। अगर किसी ने कहा कि ये वेरीफाइबल किस लिए होते हैं? ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए अपनी। मीन्स अगर हम कहें इसमें
कि ये जो था वेरीफाइबल होते हैं फॉर ट्रुथ के लिए, तो इसका कहने का साफ साफ मतलब है कि अगर मैंने उस सामने वाले ने कहा कि हमें 130 करोड़ इसकी आबादी है भारत की, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमारी बहुत सारी NS, अभी आप आगे पढ़ोगे सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि और भी कुछ होती हैं जो रिपोर्ट देती हैं इसके बारे में। तो हमने ये भी जान लिया है कि जो ये पॉजिटिव इकोनॉमी होती हैं वे वेरीफाइबल होती हैं फॉर ट्रुथ के, मीन्स उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या ये वेरीफाइबल होते हैं? तो नहीं, ये वेरीफाइबल नहीं होती। अगर सामने वाला कह रहा है आप ये आपको इस पुल को आपको जो पुल है बनाना चाहिए इतने मतलब इतने किलो का या इतनी दूरी के लिए, तो क्या हम उस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है? नहीं ना। तो ये वेरीफाइबल नहीं होता है ट्रुथ के लिए। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। और हम इसके एक 5th पॉइंट की ओर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, हाँ, ये वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं करता। ये जो वैल्यू जजमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। वैल्यू जजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व, तो ये तो करता ही होगा, हमें पता है, अंतर में तो बताते हैं हम डिफरेंस में। तो लिख देंगे ये वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व करता है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व करता है। और भी होती हैं इसमें चीज़ें, ठीक है ना। ये डिबेटेबल नहीं होता, पर ये डिबेटेबल भी होता है। जो नॉर्मेटिव है वो क्या होता है, एक डिबेटेबल होता है। ये डिबेट करने का हमें एक टॉपिक प्रदान करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये 3rd पॉइंट भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर प्लीज़ कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताना, या आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे बताना, ठीक है, जिससे कि मैं अपनी भी सुधारूँ और आपकी भी जो आपका जो डाउट है उसको भी क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने ये 4th पॉइंट की। बहुत ही छोटा पॉइंट है, जैसे काम नाम छोटे वैसे काम भी छोटे इसके। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होता है? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके द्वारा लोग कमाते हैं। इकोनॉमी द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, वो अपनी जीविका कमाते हैं। लिविंग मतलब क्या होती है? जीविका, वो जिससे जीवित हैं या अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो बस वो एरिया है, वो एक सिचुएशन या एक एरिया है या सिस्टम है। कौन सिस्टम है? इकोनॉमी। आपको मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। और आप इस डेफिनेशन को ही पेपर में लिख सकते हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज द सिस्टम, इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का जो लोग हैं, एन एरिया, अर्न देयर लिविंग, अपनी जीविका कमाते हैं, अपना काम करके, ठीक है। अर्न देयर लिविंग, बस इतना सा शॉर्ट्स है। अगर आपको समझना है बताता हूँ। अब इसके भी इसके भी 3 टाइप होते हैं। कैसे इकोनॉमिक? एक तो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, और भी चलाते हैं। तो हमने यहाँ पे इतना और समझ लिया है कि जो इकोनॉमी होती है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो किसी भी एरिया के लोग होते हैं वो अपनी लिविंग या अपनी जीविका को कमाते हैं। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यह जो कितने टाइप्स में हमारी जो इकोनॉमिक्स बटी हुई है, ठीक है। तो वो हमारी नॉर्मली 3 टाइप्स में बटी हुई है, ठीक है। मैं आपको टाइप 5 डिस्कस करके बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप उस डिस्कशन से समझ जाएंगे, ठीक है ना। एक होती है सेंट्रल इकोनॉमी, ठीक है ना, जिसे हम कंट्रोल या प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, और कंट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल या प्लान्ड इकोनॉमी। लिख दो, कंट्रोल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। जैसा नाम वैसे ही काम होने वाला है यहाँ पे। दूसरा होता है फ्री इकोनॉमी, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं इसे? फ्री इकोनॉमी। पेपर में कोई बार नाम घुमा फिरा के देता है तो आप रखना फ्री इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, बात सबकी एक ही है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। थर्ड बात करते हैं तो वो हमारी होगी मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी होगी? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये होगी। अब तीनों की जल्दी जल्दी बात करते हैं। तो जो हमारी सेंट्रली इकोनॉमी होती है वो एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका कंट्रोल, जिसका पूरा कंट्रोल, जिसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम, मीन्स सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके अंदर होती है? गवर्नमेंट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? गवर्नमेंट के अंदर होती है, ठीक है। ये सारी होती है गवर्नमेंट के अंदर। और जो फ्री इकोनॉमी में जितना भी सारा काम होता है, फ्री या मार्केट इकोनॉमी में जितना भी काम होता है वो सारा किसके हाथ में होता है? पब्लिक सेक्टर के हाथ में। किसके हाथ में होता है? पब्लिक सेक्टर में। और जैसा मिक्स इकोनॉमी इसका नाम है वैसा ऐसा काम है, इसमें दोनों के हाथ में होती है। कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी चला रही होती हैं और कुछ हमारी ये चला रही होती है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। कौन चला रही है? हमारी पब्लिक सेक्टर चला रही होती हैं। आप BST में या बिजनेस स्टडी में इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकेंगे अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो, ठीक है। पर वैसे आर्ट्स वाले बच्चे आगे समझते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। सबसे पहला पॉइंट हम बना सकते हैं कि इट इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, इट इज़ कंट्रोल बाय पब्लिक सेक्टर, इट इज़ कंट्रोल बाय सॉरी पब्लिक लिख दिया है, अब प्राइवेट होगा। क्या होगा ये? प्राइवेट लिख दो या मार्केट फोर्सेस लिख दो।
इससे बढ़िया मार्केट फोर्सेस लिख दो आप, ठीक है ना। क्या लिख दो यहाँ पे, मार्केट फोर्सेस। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को कहते हैं लगभग, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस। और इसी ये तो हो गया, हाँ यहाँ पे मार्केट फोर्सेस लिख देना आप। और इसे आप प्राइवेट सेक्टर के भी हाथ से कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। अगला जो होता है, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं इसमें, किसमें, सेंट्रल में। अब आप देखो, आपने यहाँ पे कुछ प्राइवेट स्कूल भी देखे होंगे अपने इलाके में और कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी देखे होंगे। अब वहाँ पे जो टीचर पढ़ाने आते हैं या करने आते हैं, अपनी इकोनॉमी तो बढ़ा रहे हैं, एक सिस्टम है वो जिसके द्वारा लोग, वहाँ के लोग अपनी लिविंग को कमा रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं वहाँ से। तो क्या जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल सेम होते हैं? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल आते हैं इसके अंदर, प्राइवेट स्कूल आते हैं इसके अंदर। मीन्स इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है सोशल वेलफेयर, पर इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा पॉइंट मिल गया। और ये दोनों, इसका दोनों मोटिव है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करता है। जैसे कि हमारी कुछ NGOs हो गई, ठीक है ना, ऐसी भी NGO होती है जो पैसे लेती हैं और फ्री में भी कुछ कुछ काम करती हैं, ठीक है। कुछ जैसे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं जो पर्ची के द्वारा कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना, जो एप्लीकेबल होते हैं उनके खिलाफ में। तो बस ये याद रखना है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को चलाती है और इसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, इसका मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। थर्ड पॉइंट होता है हमारा जो कंज्यूमर होता है, इसमें जो कंज्यूमर होता है वो किसी भी तरह से डिसाइड कुछ नहीं कर सकता कि उसे कितनी कंजप्शन करनी है, कितनी मात्रा लेनी है। वो सब डिसीजन किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। और इसको एक वर्ड से जाना जाता है, सर्वर्जेंट, ठीक है। तो कंज्यूमर इज़ नॉट सर्वर्जेंट, किसमें? गवर्नमेंट में। इसमें जो प्रोड्यूसर होता है, इसमें जो प्रोडक्शन का काम होता है, कंजप्शन का काम होता है, वो कौन देखती है? खाली गवर्नमेंट देखती है। कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। माना अगर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कर रही है या वो पानी के घड़े बनवा रही है, प्याऊ बनवा रही है, तो वो कंज्यूमर के हिसाब से नहीं बनाई कि आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ। पर अगर आप प्राइवेट प्याऊ लेके आ रहे हो या अगर आप प्राइवेट RO लेके आ रहे हो, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ लगा सकते हो, अपने घर के नीचे कहीं भी। पर अगर वो सरकारी है तो आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था। इसमें दोनों चीज़ें कॉमन आएंगी, ठीक है। पर इसमें संवर्जन होता है लगभग, पब्लिक जो लोग होते हैं संवर्जन होते हैं, पर इसमें नहीं होते, इसमें वो डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। या इस पॉइंट को आप ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें डिसीजन मेकिंग केवल गवर्नमेंट करती है, इसमें जो लोगों के हित में डिसीजन मेकिंग होती है। फोर्थ पॉइंट होगा जो जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे के सारे कंट्रोल किसके हाथ में होते हैं? इसमें गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। और फ्री इकोनॉमी में सारे किसके कंट्रोल में होते हैं? सारे के सारे मार्केट फोर्स के वो हाथ में होते हैं। और इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी भी होती है और कुछ प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं जिनके हाथ में सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे लास्ट 5th पॉइंट। हमने 4-5 पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है ना। अब करेंगे इसका 5वां पॉइंट, ठीक है। ये जो होती है, ये किसको डोमिनेट करती है? पब्लिक सेक्टर को। आ गया ना यहाँ पे, ये किसको डोमिनेट करती है? पब्लिक सेक्टर को डिनोट करती है, और ये प्राइवेट सेक्टर को, और ये दोनों सेक्टरों को, ठीक है। बस हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वरना हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।